So, our finance minister has tabled the budget in parliament and it's all over the headlines. But is the word budget even mentioned in our constitution? बजट एक्चुअली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है? डोंट वरी, in this video, I'll answer all these questions and explain everything in a simple and clear way. So, hello and welcome to the Political Desk, your guide to political science beyond the headlines. तो चलिए समझते हैं बजट को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से। और हाँ, वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स भी हैं जो शायद आपको पता ना हो। तो डोंट स्किप एंड वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि बजट टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन ही नहीं है। तो अगर बजट टर्म मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कोई और दूसरा लीगल नेम होगा या लीगल टर्म होगी। जी हाँ, बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरे साल भर में आप अपने फाइनेंसेस का किस तरह से यूज करने वाले हैं या फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, उस सब का एक स्टेटमेंट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये लिखा कहाँ है? आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं एक बार आपको बताऊं कि आर्टिकल 112 क्या कहता है। So annual financial statement is a statement of estimated receipt and estimated expenditure of the government of India for a financial year. पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या उसके एस्टिमेटेड रिसिप्ट होंगे और क्या क्या उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे, उसका एक स्टेटमेंट बनाकर देती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है कि हमारे इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या रेवेन्यू के सोर्सेज रहेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, इसको बोलते हैं रेवेन्यू सोर्सेज, और कहाँ कहाँ हमारा पैसा लगेगा, मतलब कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा। उस पूरे का एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट जो बनता है उसको हम बोलते हैं बजट, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि अगर हम बात करें बजट की तो बजट हमारा आया है 1 फेब में, और ये बात क्या कर रहा है कि आने वाले 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक हम कहाँ कहाँ से क्या क्या रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कहाँ कहाँ अपने मनी को, अपने पैसों को यूज करेंगे, स्पेंड करेंगे, वो सबका एक स्टेटमेंट बनाकर बजट में पेश किया गया है। अब अगर हम बात करें एस्टिमेटेड रिसिप्ट की कि कहाँ कहाँ से हमारे रेवेन्यू आते हैं, तो उस पर हमारे पास मेजरली आता है एक टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स के फॉर्म में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिलता है उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। हम टैक्स पे करते हैं और वो पैसा जाता कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जहाँ पर हर तरह का जो पैसा है वो सेव रहता है। फिर उसके बाद कुछ रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के कारण नहीं आते, टैक्स के अलावा किसी और सोर्सेज से आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। और थर्ड हमारे पास होते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कोई भी बोरिंग किसी तरह की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभार हमारे विदेश से पैसा लेती है, कोई बोरिंग लेती है या अपने कोई बॉन्ड्स को बेचकर पैसा लेती है, वो सब हमारे पास होते हैं कैपिटल रिसिप्ट, मतलब कि पैसा हम कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। और अगर बात करें एक्सपेंडिचर की तो हमारे पास एक होते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और एक होते हैं हमारे पास वोटेड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिस पर कि पार्लियामेंट में वोट अलाउड नहीं है, मतलब पार्लियामेंट इसमें वोट नहीं कर सकती, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती। मतलब इसमें रहते हैं हमारे पास सैलरीज हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की या पेंशन हो गई, ये सब तरह के जो पैसे जो कि हर साल देने ही देने हैं उसको बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। और वोटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, जिस नाम से पता चल रहा है, जिसमें कि पार्लियामेंट वोट करती है। तो इन तरह के कुछ हमारे पास रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं। इस पूरे का फाइनेंशियल रोड मैप जो होता है उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि जिसको हम बजट कहते थे वो एक्चुअली क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो कहाँ है? आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी के साथ आपको ये भी पता चल गया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए रहता है।
अब अगर हमने आर्टिकल 112 को समझ लिया है तो इससे रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। हम जब भी बजट की बात करते हैं या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम न्यूज़ में देखते हैं कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर दिखती हैं जो कि बजट को पेश करती हैं। जैसे कि हमने देखा इस बार भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 112 है वो ऐसा कहीं नहीं कहता कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट को इंट्रोड्यूस करेगी, बजट को प्रेजेंट करेगी। एक्चुअली आर्टिकल 112 क्लॉज 1 कहता है कि ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट जो है वो बजट को प्रेजेंट करे। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है बजट को प्रेजेंट करना, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करती है लेकिन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट को प्रेजेंट करती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे होते हैं नॉमिनल हेड, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके पास होती है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। और अगर हम बात करें फाइनेंस के रिलेटेड तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो हमारी पावर्स होती है। इसलिए इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव है। इसलिए जिनके पास रियल पावर है वही बजट को प्रेजेंट करता है, लेकिन करता किसके नाम पर है? प्रेसिडेंट के नाम पर बजट को प्रेजेंट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 112 क्लॉज 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो बजट को पास करे, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड है इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट को पास करती है, बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसका रीजन भी आपको पता चल गया, क्योंकि जिसके पास एक्चुअली पावर है सारा कुछ एग्जीक्यूट करने की, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, मतलब जिसके पास इंप्लीमेंट करने की पावर है, वही प्रेजेंट करता है। लेकिन करता किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो शायद आपको ये ना पता हो पहले, तो आपको एक न्यू चीज पता चल गई। अब अगर हमने प्रेसिडेंट की बात कर ही ली है तो प्रेसिडेंट की एक और इम्पॉर्टेंट पावर है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है प्रायर रिकमेंडेशन। जब भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट में आता है उससे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसीलिए उसकी रिकमेंडेशन काफ़ी ज़रूरी होती है इन तरह के बिल्स में। एंड दूसरा रीज़न है कि जब भी इस तरह के कोई बड़े बिल होती है, मनी बिल हो गया जैसे, जिसमें कि हमारे पास डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल मैटर्स का बिल है कोई, जिसमें कि फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, तो कोई बड़ा कारण है, बड़ा मुद्दा है, उस केस में पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले, बिल प्रेजेंट होने से पहले एक बार प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बजट में जरूरी होती है। बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके अलावा लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में काफी सारी प्रिविलेजेस होती हैं। मतलब कि यहाँ पे लोकसभा के पास राज्यसभा के कंपैरिजन में काफी पावर ज्यादा होती हैं। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कि बजट जो है वो इंट्रोड्यूस होता ही सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है। मतलब जब भी बजट जो होगा वो लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में ही सबसे पहले आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। नॉर्मली जो हमारे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो कभी कभार राज्यसभा से शुरू होते हैं, राज्यसभा से इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां पे पास होकर फिर लोकसभा में भी जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बजट की तो वो हमेशा लोकसभा से ही स्टार्ट होता है और फिर राज्यसभा में जाता है। अब ऐसा क्यों है? मतलब लोकसभा को क्यों ऐसी पावर दी गई है? क्योंकि लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो हम लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं, हम लोग ही वोट देकर उनको भेजते हैं। मतलब लोकसभा में जो एमपीज रहते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और बात आ रही है हमारे पैसे की, हमारे पब्लिक मनी की, तो पब्लिक मनी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होना चाहिए? पब्लिक हाउस का, मतलब लोकसभा का। इसलिए लोकसभा को इतनी पावर दी गई है। सेकंड कि राज्यसभा के पास वोटिंग का पावर नहीं होता है। इस केस में राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकती है, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती, और डिस्कस करके वो अपनी रिकमेंडेशंस लोकसभा को दे सकती है।
लेकिन फिर भी फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो लोकसभा के पास ही होती है। मीन्स फाइनल अथॉरिटी लोकसभा के पास है कि क्या वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन को मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि लोकसभा में हमारा जो बजट है वो इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद राज्यसभा कुछ भी करे, वोट नहीं कर सकती, डिस्कस करेगी, रिकमेंडेशन देगी, लोकसभा उसको माने या ना माने, एट द एंड लोकसभा के पास ही पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकसभा के पास कुछ प्रिविलेजेस होती है इन केस ऑफ बजट। और ये सिर्फ और सिर्फ बजट के केस में नहीं होती, हर तरह के मनी बिल में लोकसभा के पास प्रिविलेजेस होती है। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हमारे बिल्स होती है। आने वाली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जो बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहला ये कि जिसको हम बजट कहते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन है। और वो बात किसकी करता है? गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या होंगे उसका एक रोड मैप देता है, उसका एक स्टेटमेंट देता है। फिर हमने बात की आर्टिकल 112 क्लॉज 1 की, जो कि बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है लेकिन ओरिजिनल पावर फाइनेंस मिनिस्टर के पास है बजट को प्रेजेंट करने की। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट बजट के केस में प्रायर रिकमेंडेशन देता है। और उसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव होता है। और सेकंड रीजन कि जो बजट की बात की जा रही है वो हमारे फंड्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी हमारी डायरेक्टली इम्पैक्ट या फिर कुछ ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं, उन केस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में भी हम लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोगों ने उनको डायरेक्टली वोट किया होता है और पैसा भी हमारा है, पब्लिक मनी है, तो इसलिए लोकसभा को ज़्यादा प्रिविलेजेस है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा इसमें वोट नहीं दे सकता, सिर्फ डिस्कस करेगा और रिकमेंडेशन देगा, जिसपे कि फाइनल अथॉरिटी लोकसभा के पास ही रहती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई बजट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट कि रेलवे बजट जो है वो 2017 में यूनियन बजट से मर्ज हुआ था। मतलब 2017 से पहले पहले दो तरह के बजट आते थे, एक यूनियन बजट होता था, एक रेलवे बजट होता था। रेलवे बजट जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को देखता था, सारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को देखता था। और यूनियन बजट जैसे कि अभी हमारा आ रहा है, लेकिन 2017 में ये दोनों को मर्ज करके एक ही बजट में बना दिया गया। सेकेंड कि बजट की जो डेट है वो हमारी शिफ्ट हुई है 1 फरवरी। ये भी हमारा 2017 में ही हुआ है चेंज। इससे पहले क्या होता था, हमारा जो बजट आता था वो हमारे फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर आता। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, और बजट कोई एक दिन का काम नहीं होता, एक सिंपल स्टेटमेंट तो नहीं होता, इसलिए इसके पूरे प्रोसेस में काफ़ी दिन लग जाते थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर के कुछ स्टार्टिंग के मंथ्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इसलिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए इसकी जो बजट की डेट है वो थोड़ी पहले कर दी गई, 1 फरवरी कर दी गई, ताकि हमें एक मंथ और मिल जाए सारे प्रोसेस को ईजिली फॉलो करने में। अब 1 फेब कोई भी हो सकता है, जैसे संडे भी हो सकता है, जैसे कि इस बार ही हुआ। तो बजट आपका आएगा 1 फेब में ही, चाहे वो दिन वर्किंग हो या ना हो। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? ताकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर की जो ऑपरेशन है, जो वर्किंग है, वो इजीली हो सके, अच्छे से अलाइन हो सके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि बजट एक दिन का कोई प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे हमारे बिल रहते हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, डिमांड फॉर ग्रांट बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया। ये इस तरह के सारे बिल्स जो हैं वो पास करने पड़ते हैं पार्लियामेंट में, और इसीलिए बजट के लिए एक स्पेशल बजट सेशन ही बनाया गया है। पार्लियामेंट का एक सेशन होता है जो कि नाम ही बजट से बना हुआ है, मतलब वो सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बजट की ही बातें करता है, पूरा एक सेशन उसके लिए डेडिकेटेड है। इसका मतलब बजट कोई बड़ा प्रोसेस है। तो बजट में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे डिस्कशंस की जाती हैं, वोटिंग होती है डिमांड्स फॉर ग्रांट के लिए, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फाइनेंस बिल होता है। अब ये सब क्या है, इसकी क्या डिटेल है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से इसको समझेंगे कि ऐसा क्या है बजट में कि बजट के लिए एक अलग से बजट सेशन ही बनाया गया है। ऐसा क्या होता है इन 2-3 मंथ में, और क्या ये सच में इतना लंबा, इतना लेंदी प्रोसेस है कि हमें बजट की डेट
चेंज करनी पड़ी, 1 फरवरी लानी पड़ी ताकि हमें एक और एक्स्ट्रा मंथ मिल जाए ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि बजट सेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिनको नहीं पता था कि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं, तो उनको भी पता चल जाए और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो सबको पता चले। और क्योंकि बात की जा रही है बजट की, तो बजट हमारा बना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। कितने दिन पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आने वाली वीडियोस में हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि बजट सेशन में क्या होता है, बजट बनने से पहले क्या होता था, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे हम मनी बिल, फाइनेंशियल बिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो द पॉलिटिकल डेस्क, where political science is understood beyond the headlines. So thank you so much. Take care. Bye bye.